बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारर। मैं हूं शाज़िया नैयर, मेरे साथ इस वक्त साजिद तारर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत मतलूब है, आपके देखने वालों की खैरियत मतलूब है। मौसम काफ़ी बदल चुका है, आपके मुल्क में भी और हमारे मुल्क में भी। तो जहाँ मौसम की गर्मी है, वहाँ सियासी गर्मा गर्मी भी काफ़ी तेज़ी आती जा रही है, क्योंकि अगले साल अमेरिका में भी इलेक्शंस हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी इलेक्शन के हवाले से लड़ाइयाँ जारी हैं। तो आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से कि उनके ऊपर एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल लगा है, उसके हवाले से। और इसके साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब की जमात इस्लामी के साथ राब्ते जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और मज़ाकरात की टेबल पर आने के लिए शराइत रखी जा रही हैं। वो इमरान खान साहब जो हमेशा दूसरों को एनआरओ ना देने की बात करते थे, वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं। 4 शराइत रखी गई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मुकदमेबाजी ख़त्म करने के लिए कि तमाम जितने मुकदमे हैं वो ख़त्म किए जाएं, ना सिर्फ इमरान खान साहब पर बल्कि उनके कारकुनों पर और जो उनके रहनुमा हैं बाकी तहरीक इंसाफ के, उनके ऊपर भी। तो वो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो इमरान खान साहब पे आर्टिकल लिखा गया है, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? शाजिया, जिस तरह आपने कहा कि मौसम भी दोनों मुल्कों के बड़े खास मिलते हैं। यहाँ पे भी स्प्रिंग है। अब तो खैर मेरे ख्याल पाकिस्तान में आपके पोल्यूशन की वजह से स्प्रिंग मिस हो जाता है, आप सर्दियों से सीधे गर्मियों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आजकल स्प्रिंग सीजन है, लेकिन सियासी और मुआशी हालात आपसे मिलते जुलते हैं। अमेरिका भी इस वक्त जो है वो बिल्कुल लीडरलेस है, हेडलेस है, डायरेक्शनलेस है, होपलेस है। बिल्कुल आपकी तरह सारा कुछ वही यहाँ भी उसी तरह है। यहाँ सिर्फ ये है कि जमानत पार्क कोई नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे लोग जाके तो सैरी और अफ्तारी करें। लेकिन हालात बड़े मिलते जुलते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो एक आर्टिकल लिखा है, जी। सही उन्होंने बिल्कुल उसकी अक्कासी की कि पाकिस्तान में इस वक्त उन्होंने कुछ चीजों को रिकग्नाइज किया और कुछ चीजों पे वार्निंग दी और कुछ चीजों पे उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन डीसी के लिए इस वक्त पाकिस्तान में क्या पक रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, इमरान खान साहब सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ ये पीडीएम और सारी जमातों ने मिलकर उनकी मकबूलियत में उनका इजाफा किया है। वो कहते हैं उनकी लॉटरी निकली कि जब, हालांकि ही वाज वेरी अनपॉपुलर ड्यू टू उस्मान बुजदार और मैनी अदर फैक्टर्स पे, लेकिन इन्होंने तकवीत दी पीडीएम वालों ने। मैं तो यही को ब्लेम करूंगा, वरना शेख रशीद साहब ने भी फरमाया था कि हम तो इलेक्शन अगर लड़ते तो हार जाते, इतने अनपॉपुलर हो जी। चुके। दूसरा, उन्होंने कई खतरनाक चीजों की तरफ इशारा किया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। उन्होंने, और मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बड़ा पॉपुलर अखबार है, यहाँ पे लीडर है उसको यहाँ की करंट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने सफारतकार हैं, जितने इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, वो सारे पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पढ़ता है। उस अखबार में उन्होंने एक और बात जो ये कही कि इनका बिहेवियर बड़ा रेकलेस है, बिहेवियर रेकलेस है, और उन्होंने कहा कि इम्प्रैक्टिकल प्लानिंग है सारी। और मैं उसी के बात पर, बल्कि जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है उन्होंने जो किया वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उन्होंने इनको इजिप्ट के इख्वानुल मुस्लिमीन या रेडिकल इस्लाम के साथ उन्होंने कहा इनके रेडिकल इस्लामिक इनके व्यूज हैं। जी। और उन्होंने खासकर ये लिखा कि जो जितने इनके आइडियाज हैं इम्प्रैक्टिकल है। बल्कि उन्होंने तशवीश का इसमें ये भी इजहार किया है कि अगर कल को खान साहब पावर में आते हैं तो उनके अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब है, इसका भी इशारा किया। और इस वक्त खान साहब इस वक्त बड़ी बड़ी सारी ताकतें यहाँ लगा रहे हैं आजकल। अमेरिका के जो कांग्रेसमैन और सेनेटर हैं और जितनी लॉबियस्ट हैं, पीटीआई के कुछ जो इनके रिश्तेदार है, एक इन्होंने अपने रिश्तेदार को यहाँ पे पीटीआई का हेड बना रखा है, वो उनका काम यही है सारा दिन लॉबी करना इनके लिए और इनकी कांग्रेसमैनों से बातें करानी, सारी बातें सारा। लेकिन अभी तक अमेरिका भूला नहीं है कि जिस तरीके से डोनाल्ड लू को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, साइफर निकाला, और इस वक्त भी स्टेट डिपार्टमेंट और कई ऐसे डिपार्टमेंट है जो डरते हैं खासतौर से। वो कहते हैं कि ही इज नॉट, इज रेकलेस बिहेवियर है। जिस तरीके से पाकिस्तान में मशहूर है यू टर्न लेना और फिर उसके बाद लोगों को ब्लेम करना। और यहाँ रिसेंटली उन्होंने एक जो खासकर इंटरव्यू के अंदर हुसैन हक्कानी साहब का जिक्र किया है, वो उनको अलग अपनी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है कि मुझे डोनाल्ड लू ने नहीं निकाला, बाजवा और हक्कानी ने निकाला है।
उनकी उनकी एक उन्होंने जो पॉइंट अगले दिन बताने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे किसी ने $30,000 देके रिसर्च कराई मुझसे, और उसको ये कह रहे हैं कि मैंने उनकी हुकूमत गिराई है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत गिराने के लिए सिर्फ $30,000 ही लगते हैं तो बड़ी सस्ता ये रेट है। लेकिन ये कि खान साहब, अब जिस तरह मैं अब छोटी सी एक और बात बताना चाहूँ, खान साहब हाई कोर्ट में पेश हुए। खान साहब पहले कहते हैं जी मेरे आसिफ जरदारी मुझे कत्ल कराएगा, फिर कहते हैं जी किसी और को इन्होंने पैसे देके कत्ल कराने। रिसेंट थ्योरी क्या जाके दे दी इन्होंने कहा जी ईद की छुट्टियों के ऊपर इन्होंने जमान पार्क पे ऑपरेशन कर दिया। और हुसैन हक्कानी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि इनको फोबियाज हैं, ये ज़हनी तौर पर बीमार हैं, जो पास से आदमी गुजरता है लगता है इनको लगता है कि मुझ पे हमला करने वाला। तो ये दर हकीकत जो नुकसान इसमें ये है कि 61% पॉपुलैरिटी इनकी है, 22 करोड़ लोग। अब मैं बताना ये भी चाहूंगा जी कि जिस तरीके से खान साहब ने, मेरा मकसद है, सारे टर्न लेकर ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएशन, यहाँ पे एक बच्ची लंदन जिसको अबैंडन कर दिया है, एक वेस्ट अभी कहता है कि ही इज अ प्ले बॉय, लेकिन पाकिस्तान जाके उनको बताया गया इस्लामिक टच दें इसके बगैर गुजारा नहीं। उनके जो बहावलपुर के अजीज थे जो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने बताया था खालिद अल्लामा रिजवी साहब जो है उनका बहुत बड़ा बैंक, वोट बैंक है पाकिस्तान पंजाब के अंदर, आप उसको कोशिश करें कि उसको टैप करें। तो खान साहब ने फौरन नया पाकिस्तान से अमर बिन मारूफ और तस्वीर हाथ में कर ली और बड़ी कामयाबी के साथ यू टर्न मार के वो अब तो अपना नया नारा भी मार्केट में आ गया है, पुराना पाकिस्तान नया पाकिस्तान, और अब हमारा पाकिस्तान। मिलिट्री चीफ साहब ने कहा अगले दिन, उन्होंने जब निकल रहे थे वहां से, उसके बारे में भी कई कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हैं कि जो अगले दिन इन कैमरा सेशन था उसके हालात क्या थे, उसमें हमारे राजा रियाज साहब ने क्या कहा है, उन्होंने वहां पे बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी उनकी। फिर शहबाज शरीफ साहब बार बार जो कहते रहे हैं कि सिपा सालार की कोर कमांडर मीटिंग इनको जल्दी फारिग किया जाए। तो वो सारी चीजें यहाँ वाशिंगटन डीसी के अंदर डिस्कस हो रही है, सारी चीजें कि पाकिस्तान के लोगों का या लेजिस्लेशन का या जुडिशरी का माइंडसेट क्या है। लेकिन इस पे अफसोस ही कहा जा सकता है, अगले दिन फजलुर रहमान साहब ने बड़ा सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि जुडिशियल मार्शल लॉ लग चुका है पाकिस्तान के, अफसोस के साथ। बल्कि उसके बाद मैं एक और बात तो भूल ही गया शाजिया, कि जो जजों के आपस में झगड़े की बातें हैं उनके बारे में भी कई खबरें आई बाहर। अब ये जो रात 3 बजे का हादसा था, जो लाठियों से कहते हैं लड़ाइयां हुई हैं, उसके बारे में तो कंफर्म बातें नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी ऊंची आवाज में झगड़ा हुआ है कि उनके तीसरे फ्लोर तक अमले ने और लोगों ने सुना है उसको। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से उन्होंने बैचलर्स किया, कैम्ब्रिज से उन्होंने लॉ किया, फायज ईसा साहब कराची ग्रामर से पढ़े, दोनों डिग्रीज बैचलर और लॉ डिग्री उनकी भी लंदन की है। अगर इस पाए के लोग, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि ऊपर खुदा है नीचे सुप्रीम कोर्ट है, फांसियों के सजाए मौत के फैसले करने वाले लोग, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग, एचिसन के और कराची ग्रामर के पढ़े हुए लोगों की हालत ये है कि वो डंडों तक और गाली गलौज तक आ चुकी है, तो दूसरे लोगों का क्या हाल होगा। मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे तो सारा दिन गिरबान एक दूसरे का फाड़ते होंगे फिर सारा दिन, और इस सारा जो कुछ हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर, ये एंड अप कहां होगा, इसका एंड कहां है, ये किस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। आप 61% वाली पार्टी कह रही है आए मिलके जिहाद करें, किसके खिलाफ? गुर्बत के खिलाफ, जहालत के खिलाफ, किसके खिलाफ? किसके खिलाफ जिहाद चाहते हैं? हकीकी आजादी कौन लेकर आएगा? उस्मान बुजदार लेकर आएगा हकीकी आजादी? या हर दूसरा बंदा, उनके पास 25-25, 30-30 साल के बच्चे हैं, उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना तालीम है। मैं अक्सर मजाक करता हूं, तो गोल्ड लीफ की डब्बी करियाने वाला है, उधारी नहीं देता मोहल्ले में, आप क्या दे वजीर को इस तरह की। तो ये लोग हकीकी आजादी, और कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही अगर आपको हकीकी आजादी दिला सका तो ये दिलाएंगे हकीकी आजादी। आज कहां है उस्मान बुजदार? वो क्यों नहीं है कंटेनर पे? वो क्यों नहीं उसने गिरफ्तारी दी? वो कौन है? वसीम अकरम प्लस था वो, क्या बात। और कौन सा नया बंदा इनके पास ऐसा आया जो पहले नहीं था, जो हकीकी आजादी भी लेकर आएगा और अमर बिन मारूफ भी लेकर आएगा?
आज मैं बल्कि अभी आपके यहाँ आने से पहले चीफ जस्टिस साहब जो हमारे, उन्होंने किसी बार रूम में तकरीर फरमा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हमें अमर बिन मारूफ चाहिए कि हक के साथ खड़े हो जाए। ये क्या है? ये इस सारी जंग को करबला के साथ क्यों मिसालें दी जाती हैं? यहां तक कह रहे हैं हमारे इस वक्त ये जो लौंडे लपाड़े हैं, वो कहते हैं इस दफा सर नहीं कटेगा, करबला में सर नहीं कटेगा। यार नौज बिल्ला, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इमाम हुसैन के साथ मिला रहे हैं उन चीजों को। बात करने से पहले सोचा करो कि आपकी ये नॉलेज है इस्लाम के बारे में, ये इज्जत है इस्लाम की आपके नजर में। कभी कह दे तो 21वीं सदी का पैगंबर है, कभी कह दे तो करबला है, इसका सर हम नहीं कटने देंगे। कैसी बात है यार? कुछ सोचो कि डिजिटल पाकिस्तान किस तरह बनाना है यार। जहालत के खिलाफ जिहाद करो, गुर्बत के खिलाफ जिहाद करो। 3100 रुपए के थैले के लिए 27 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। बिल्कुल, कुछ उन पे शर्म करो, अफसोस करो। बल्कि मैं आज के प्रोग्राम में बात करना चाहूंगा वो अपने आगे चल के मुफ्ती साहब के बारे में, क्योंकि वो मुफ्ती साहब का हादसा हुआ है। साजिद साहब, अभी आपने चीफ साहब के हवाले से बात की। आप नहीं समझते हैं कि इदारों को इम्पार्शल रहना चाहिए, सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिस किस्म के फैसले अदलिया की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो जो तासुर दे रहे हैं, वो तो बहुत डिफरेंट किस्म का एक तासुर सामने आ रहा है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हक में वकला की भी एक तहरीक चल रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब केस होता है तो वो खड़े हो जाते हैं आके। मतलब ये क्या अदालतों को प्रेशराइज करके ही वो किया जाएगा? इमरान खान साहब जब अदालत आते हैं तो वो भी 1000-2000 का जत्था लेकर पहुंचते हैं, अदलिया उठ के बाहर आती हैं, हाजिरी लगवाती हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब ये अदलिया अपने फराइज किस तरह से सर अंजाम दे रही है? देखिए, ये आज का हादसा नहीं है। पाकिस्तान की बुनियादें ही ऐसी थी, बुनियादें ही ऐसी थी। मेरा मकसद है कि नजरिया जरूरत आज भी खत्म नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है। ये कौन सी अदालतें जिनकी आप बात कर रहे हैं? मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब, मेरी रिसर्च के लिहाज से, मैं खुद कानून का तालिब इल्म, जो जज टीवी नहीं देखते थे, लोगों में नहीं बैठते जज जाके। लेकिन यहां पे पिछले दिनों एक व्हाट्सएप ग्रुप निकला है, जहां ये सिटिंग जजों के बच्चों का और बीवियों का व्हाट्सएप ग्रुप है। वो कहते हैं फैसले सारे एक दिन पहले उस पर डिस्कस कर लिए जाते हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं। फिर एक दिन किसी ने आपकी नेशनल असेंबली के फ्लोर से खड़े होकर किसी नून लीग के बंदे ने कहा था कि जब पनामा लीग का फैसला आया था तो जजों की बीवियां और बच्चे गैलरी में बैठ के तालियां बजा रहे थे। ये अदालत आज आपके सोशल मीडिया के ऊपर आपके इस वक्त सबके जजों की प्रॉपर्टियों के बारे में बातें हो रही हैं। उस एक जज की बच्ची को लंदन में पैसे भेजे गए हैं। मेरे ख्याल काउंसिल में भी या इनके जुडिशियल काउंसिल में भी एप्लीकेशन पड़ी है, उसकी रसीदें तक किसी ने लगा दी साथ कि ये देखें इतने पाउंड यहां से किसी ने भेजे। लेकिन आप अदालतों की बातें करते हैं, कौन सा अमल बिन मारूफ है, कौन सा पाकिस्तान है, कौन सा इस्लाम है? मुझे समझ नहीं आती कि आपकी डायरेक्शन है क्या, आप चाहते क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं? 76 साल हो चुके हैं, अगर 76 में नहीं बना सालों में कुछ हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होना मेरे ख्याल। लेकिन इसमें मैंने आपको पहले एक पॉइंट बताया, पॉइंट बड़ा वैलिड था कि अगर एच.ई. सोनियन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोगों के ये हालात हैं तो फिर आपके लिए दुआएं हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा, आज 27वीं रात है, ज्यादातर जखीरा अंदोज इस महीने में अपने डाके मारकर मक्का मदीना की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये भी आपको बताया जाता है। रमजान से पहले केले 150 रुपए के थे, रमजान में 600 के बेचे। और सब कहते हैं, मुझे सब अल ऐलान कहते हैं इस महीने में हमने 11 महीनों के पैसे बनाने हैं। और सारे उनमें से मेजॉरिटी जो बड़े डाकू टाइप थे लोग, मेजॉरिटी उनमें से 27वें रमजान पे मदीना और मक्का जा चुके। ये भी आपको बताना था। मेरे ख्याल में ये और पहली दफा नहीं है, हर साल अगर इसका नाम रमजान है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस्लाम और रमजान और रोजे के बारे में ये है, तो आपको इस्लाम को दोबारा सीखने की जरूरत है। साजिद साहब, इमरान खान साहब के जमात इस्लामी के साथ राब्ते जारी हैं, उनको बाकायदा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत भी सामने आई हैं। मेरा ख्याल है आपकी नज़रों से ये खबर गुजरी होगी, यकीनन आपको इसके बारे में पता होगा कि किस किस्म के जो उनकी शराइत हैं वो सामने आई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम सूरत हाल पर? सबसे पहले तो जमात इस्लामी का अपनी देखें कि उनकी कितना वेट है। उनका कोई वेट नहीं है।
लियाकत बलोच साहब और एक और उनके साथ जाके सिराजुल हक साहब मिले हैं। अब मुझे वो अंदर की बात ये पता चली है, खास करके मैं बताना चाहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब ने वहां क्या कहा। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि खान साहब वो हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, ये मुझसे बात नहीं करते थे, खत लिखते थे, और आप एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन उस खत के ऊपर ये भी नहीं लिखते थे कि ही इज एड्रेसिंग टू द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इस बंदे से बात मैं किस तरह करूं? अब दूसरी सुन लें बात। उन्होंने शर्तें, आप कह रहे हैं कि हम असेंबलियों में वापस आएंगे, हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं, कई शर्तें उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है, मैं जो सुन रहा था, सबसे बड़ी शर्त यह है, कहते हैं जी आप इलेक्शन की डेट देते हैं, अब आपके साथ बैठने के लिए तैयार है। वो कहते हैं इलेक्शन की डेट दे, फिर बैठने की क्या जरूरत है? इलेक्शन की अगर डेट दी जाए, दे दी जाए, तो फिर बैठने की क्या जरूरत, फिर इलेक्शन लड़ो। लेकिन दूसरा ये देखे ना, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ये नहीं है कि वो मुज़ाकरात के लिए करें, उन्होंने टीम भी एक बना दी है, ये बात नहीं है। बात ये है कि आर्मी चीफ मर्जी का हो, चीफ जस्टिस मर्जी का हो, इलेक्शन कमिश्नर मर्जी का हो। बशीर मेमन बेचारा टीवियों पे आके चीखता रहा है कि मुझ पे कितना प्रेशर था कि सारी अपोजिशन को जेल में डालो, झूठे मुकदमे बनाओ। अगले दिन किसी ने एक क्लिप ट्वीट किया है कि सियालकोट से एक बहुत बड़ा लीडर पीटीआई का बशीर मेमन के घर गया था कि ख्वाजा आसफ के ऊपर जाली केस में, और माना उन्होंने दोनों बैठे थे सेम टीवी चैनल, उन्होंने कहा मैं इनके घर गया था। तो वो सारे भूल जाते हैं। अब कहते हैं अब हमें क्यों उठाया जा रहा है, अब डालों को ट्वीट कर देते हैं, हैशटैग डाला बना देते हैं। अब अपनी बारी इन्होंने वो बेग साहब को, मौसम बेग को कितना मारा था, और खास कर वो बंदा कहता था कि मुझे पुलिस वाले मार मार के मेरी वीडियो बनाकर इस पीटीआई के लीडरों को फरमाइश की जाती थी, इसको मारते भी, माफिया मांगते की वीडियो बनाकर हमें भेजो व्हाट्सएप पे। वो भेजते थे पुलिस वाले एफआईए में। वो पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। अपनी दफा अपनी बारी आए तो चीखें, अपनी दफा आए तो कहते हैं ये करबला है, अब दूसरों को मार मार के किसके साथ क्या नहीं किया। सनाउल्लाह के ऊपर हीरोइन डाली गई तो वो भूल गए सारे लोग किस तरीके से जान अल्लाह को देनी है, वो नहीं याद, सबको याद। वो भी गायब है मंजर से, वो नजर नहीं आ रहे हैं काफी। आ जाएगा, जब बारी आएगी तो आ जाएगा, लाइन में लग जाएगा, फिर वजीर बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता। लेकिन ये कि कोई ऐसा नया बंदा या तो बता देना, खान साहब ले आए हैं कहीं बाहर से, या किसी अगले लोगों ने कोई बच्चा दे दिया नया ऐसा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल दे। खान साहब का फार्मूला क्या है, उन्होंने कह दिया जी कि मैं 2000 डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर हैं पाकिस्तानी, उनके पैसे लाऊंगा तो उसमें से आधे आईएमएफ के मुंह पे मारूंगा, आधों के दूर से नहरें चला दूंगा। लेकिन ये तो 2018 के इलेक्शन से पहले अगर मुराद सईद की तकरीरें उठाकर देखी जाएं तो उसमें तो वो अल्लाह ऐलान कह रहे हैं कि जिस दिन वो इमरान खान साहब सीट पर बैठेंगे उसी दिन सारों की फाइलें खुल जाएंगी, उसी दिन 200 डॉलर जो 200 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो फौरन दूसरे ही दिन उतर जाएगा, और फिर बाकी का पैसा जो है वो नहीं शाजिया, $1 बाहर से नहीं ला सके, $1। और खासकर इनका जो वो हेड था, वो जो इंग्लैंड से आया था, उसकी स्टोरियां आज तक। खान साहब मैं कहता हूं 2-3 चीजों का जवाब दे दें, मैं पॉलिटिक्स पे बात करना छोड़ दूंगा। एक, खान साहब मुझे सिर्फ ये बता दें उस्मान बुजदार की सलाहियत क्या थी। दूसरा, मुझे बता दें ये बैरियर टाउन वाले मलिक रियाज के पैसे लंदन से लाए थे, और एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लेटर पकड़ के इन्होंने पूरी कैबिनेट से 5 सेकंड में साइन कराए थे। ये 2 चीजें बता सिर्फ। मैं खुद मैं ज्वाइन कर लूंगा पीटीआई, मैं जमान पार के सामने जाके इतकाफ में बैठ जाऊं। कोई यार लोगों को बेवकूफ बनाना है, लोगों को बेवकूफ बनाना, और लोग बन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, और सपोर्ट सिस्टम के अंदर से सपोर्ट उनको मिल रही है। और करने वाले कौन है? वो सारे कैम्ब्रिज का ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है। पता नहीं लोग की अन्य हो गए ना, बिल्कुल ही आंखों से नजर आने बंद हो गए, कोई समझ नहीं। फिर पहले तो मान ली बात, मेरे जैसा बंदा भी इनके पीछे था, क्योंकि पहले रिकॉर्ड को नहीं था। जब ये लौंडे लपाड़े जब लेकर आए, वो जिस बेदर्दी के साथ 4 साल इन्होंने जो कुछ किया है, या तो उनकी क्लैरिफिकेशन थे, बताएं भाई हमसे ये गलतियां हो गई, मान लें, फिर हम एतबार कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये जिंदा पीर है, गलती तो कर ही नहीं सकता ये जिंदा पीर है। मैं अब इससे आगे क्या कहूं आपको। मेरा तो इस्लाम की तालीम भी खत्म हो जाती है, हिस्ट्री की तालीम भी खत्म हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस तो वैसे ही घुसी ही नहीं पाकिस्तान के अंदर।
क्योंकि मार्शल लॉ इतने लगे हैं, फौजी इतने लगे हैं। वहां तो जिसके हाथ में सबसे बड़ा छितर है वो बादशाह है। बादशाह वो अंडे दे बच्चे दे, उसको कौन रोक सकता? जिसके हाथ में बहुत बड़ा लितर है वो सब आपका रूलर है। साजिद साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, ये आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं था, लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि 8 सीटों पे एक शख्स इलेक्शन लड़ता है, 7 सीटें छोड़ देता है, वो दोबारा से वैकेंट हो जाती हैं, एक सीट वो अपने पास रख सकता है। लेकिन एक गरीब मुल्क का इतना पैसा उजाड़ने पे 7 सीटों के ऊपर करोड़ों के हिसाब से खर्च आता है एक इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर किसी ने कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। क्या ये इजाज़त खुली होनी चाहिए कि एक शख्स 8-8 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े, उसके बाद 7 सीटें दोबारा वैकेंट हो जाएं और सारी उम्र जो है वो उसके ऊपर इलेक्शन ही होते रहे? ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये जमहूरियत और पाकिस्तान के मुंह के ऊपर थप्पड़ है शाजिया, और एक नहीं है, कई थप्पड़ मारे, मुसलसल मार रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। क्या कौन पूछ सकता? कौन जब बंदी सो हो मोटो, गया ऐसी चीजों के ऊपर सो मोटो क्यों नहीं हो सकता? तो क्यों मुझे सोए मोटो लेते? क्या जरूरत है? मर्जी का नहीं ना उनका, वो अपने मर्जी के सोए मोटो लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, आज अहमद पीर साहब ने बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा है उन्होंने, वो जो मिसिंग लोगों का है उनके बारे में क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? किसी को कोई दर्द सारी नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मादर पितर आजाद सोसाइटी है। कभी देखा जुल्म आपने कभी कि बच्चे उठा के ले जाए, बताते ही नहीं कि जिंदा है, मर गए हैं, किधर गए? वहां उनका कोई डिसीजन नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं। लेकिन बस एक मसला हो तो शायद आपको बताया कि फलां पे सोयो मोटो, मर्जी के फैसले करते हैं, मर्जी की चीजें, वक्त के बादशाह हैं। मैंने बताया जिसके हाथ में सबसे बड़ा जूता है वो अपने मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है, मार रहा है इसको, और 76 साल से मार रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो रहना एक फुल टाइम जॉब है कि सुबह लोग निकलते हैं। मैं जरा कराची के लोगों को देखें, शिनाख्ती कार्डों पे उन्होंने अपने नाम चेंज कर लिए हैं ताकि पता ना चले हमारी नेशनैलिटी क्या है। हर बंदे के पास दो बटवे होते हैं, 2 फोन होते हैं, एक जो पिस्तौल वाले को देने के लिए, दूसरा सीट के नीचे। ये खुली हकीकत है, कौन सी नई बात है? यहाँ अगले दिन आर्टिकल लिखा है किसी ने, वो खूनी हाईवे जो सड़क चलती है कराची से कोयटा जाती है, उसका नाम भी खूनी हाईवे है। क्या लेकिन को क्या फर्क पड़ता है? इस तरह ही होता है। सोमालिया के अंदर बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। हर 10 मील के बाद वो बंदूकों वाले बैठे होते हैं डंडा बैरियर लेके, वो टैक्स ले रहे हैं लोगों को, ना दे थप्पड़ मारते हैं, लड़कियां उतार लेते हैं। सारा तमाशा यही होता है इस तरह के लोगों। आपके हालात, आपकी तस्वीर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2 हफ्ते पहले सारी दुनिया के सामने रखी। वो क्या थी? इन्फ्लेशन आपका 28% है, श्रीलंका का 23% है, अफगानिस्तान का 13% है, भारत का 5% है। उन 2 मुल्कों की मिसाल इसलिए मैं दे रहा हूं, श्रीलंका एक बैंकरप्ट कंट्री है, अफगानिस्तान अभी भी वॉर में है, वहां अभी तक एक ग्रुप नहीं, कई ग्रुप सुबह शाम लड़ रहे हैं, वहां भी इन्फ्लेशन 13% है। आपके रिसेंटली 10 रुपए का पेट्रोल बढ़ा लीटर, अब आपका $1 $1 का मिल रहा है। देखिएगा इसके बाद महंगाई का क्या तूफान आता है। लेकिन हाँ, किसी को कोई परवाह ही नहीं। जो बड़े शहर है वहां सरीना में, पीसी होटल लाहौर में, अभी भी आप जाए ना कमरे मिलते हैं, ना वहां पे लाइनें लगी हैं बफे की। बाहर गाड़ियां देखें तो V8 और रेंज रोवर है, अंदर घुसे तो हर एक के हाथ पे रोलेक्स घड़ी है जो 30-30 35-35 लाख की। आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। हराम का पैसा इतना है पाकिस्तान में, 2 नंबर पैसा, आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। आपने कागजों में कई दफा पाकिस्तान तोड़ के नया बनाया ठेकेदारों के साथ मिल, कई दफा, मल्टी टाइम। तो उसकी वजह यह है, जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, कंटेनरों में डॉलर गया वहां। खान साहब ने खुद अपनी स्पीच में इतराफ किया था कि दुबई के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने रिसेंटली की है, इनके दौर में और उससे पहले और आगे पीछे। तो बहुत पैसा आपके पास, हाँ नहीं है तो शरीफ आदमी, शरीफ आदमी। मेरा एक दोस्त अभी जा रहा था पाकिस्तान, मैंने उसको खास कर साइड पे ले जाके उसको कहा कि खुदा रहा एक काम करना, मांगने वालों को पैसे ना देना, जो वेटर है उनको पैसे देना, ड्राइवरों को पैसे देना, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बहुत बुरे हालात है, बहुत बुरे हालात है महंगाई के। लेकिन ये कि आप दूसरी साइड पर जिनके हाथ, जिन्होंने हाथ पहनते ने, जिन्होंने हाथ पैर उन्होंने भी लुट पाई, उन्होंने भी इन्फ्लेशन के साथ अपने रेट करप्शन के भी बढ़ा दिए उतना ही साथ। और बस क्या अच्छा साजिद साहब, इस्लामाबाद के सबसे महफूज तरीन इलाके में वफाकी वजीर मजहबी अमूर का हादसे में इंतकाल होना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं उस इलाके में ज़ाती तौर पर जाती रही हूँ कवरेज के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम हसास इदारे वहाँ पर मौजूद हैं।
वहाँ पे गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं होती है, जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर क्योंकि चौक है तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन 120 की स्पीड पे आकर अगर कोई आपको हिट कर देता है और ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो जाती है, तो ये तमाम तर वाक़या आपको कैसा लगता है? मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं उनके शायद सियासी चीज़ों, मुफ्ती शकूर साहब से उनकी सियासी चीज़ों के साथ मेरी इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ना मैं पॉलिटिकल मेरी कोई एफिलिएशन है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मुफ्ती शकूर साहब का उनके फौत होने के बाद जब मैंने रिसर्च की उन पे, तो मैं समझता हूँ कि मुफ्ती शकूर जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है। मुफ्ती शकूर कच्चे घर में रहते थे। जी, बिल्कुल। मुफ्ती शकूर साहब जब आपके शहबाज शरीफ साहब ने टर्की के लिए पैसे भेजने थे, तो कुछ लोगों ने जाके मुफ्ती शकूर साहब खासकर जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले। उन्होंने कहा 1,60,000 मेरी सैलरी है एज ए एमएनए, मैं सैलरी नहीं दूंगा कि मेरा ये वाहिद सोर्स ऑफ इनकम, वाहिद। फिर उनसे गाड़ी ले ली गई, छोटी गाड़ी दी गई। फिर वो तरावियां पढ़ के दोबारा ऑफिस जा रहे थे और उस छोटी गाड़ी के अंदर 5 लोग बैठे हुए, साथ कोई गार्ड नहीं था। पुलिस वाले उनकी डेड बॉडी काफी देर के बाद, उनके मरने के बाद उठा के लेकर गए हैं। उन्हें पता ही नहीं था कि मिनिस्टर है। पॉलीक्लिनिक जाके पता चला है कि ही इज अ फेडरल मिनिस्टर, और क्योंकि हज की वजह से आजकल बिजी थे वो काम कर रहे थे। मैं दुआ करना चाहूंगा, हर एक को कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए दुआ की जाए, मुफ्ती शकूर जैसे लोग। आज उनके लिए जो सेशन था उसमें कादर पटेल साहब ने बोले हैं, मैं उनकी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन, मेरी पीपल्स पार्टी से मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है चीजों के साथ, लेकिन कादर पटेल साहब जब बोलते हैं, अगर मैं समझता हूं कि वो सही बोलते हैं, कौम के लिए दर्द रखते हैं, इज अ वेरी गुड स्पीकर। और खासकर वो जब मेरे पास जिस तरीके से आजकल वो मिसाइल को उजागर कर रहे हैं, रिमार्केबल। आज उन्होंने चैलेंज किया कि किस तरीके से जज और जनरल आए और गाफ कोर्सों में और सब ये क्या करते थे, आज वो चीखे बेचारे आज। लेकिन मुफ्ती शकूर साहब, आई वांटेड टू सल्यूट यू फॉर योर रिलीजियस बिलीव्स, और दूसरा पाकिस्तान के लिए और आपकी सादगी और आपकी शराफत। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है। और बल्कि मुझे अभी एक और बात कहूंगा कि अब जब अपने गार्ड उनके पास आज तो नहीं थे, अपने गार्ड्स के साथ बैठ के जमीन पे बैठ के अफ्तारी करते हुए किसी ने तस्वीर मुझे भेजी है, दैट वाज मुफ्ती शकूर। मैं आई सल्यूट। साजिद साहब, सत्यपाल मलिक जो कश्मीर के साबिक मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर है, उन्होंने पुलवामा हमले के हवाले से एक बयान दिया है। मैं चाहूंगी उसके ऊपर भी आप अपना कमेंट करें, और इसके साथ फैसलाबाद में एक वाकया हुआ है उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगी। देखिए, मैं खासकर फैसलाबाद के जो उस पे शुरू करना चाहूंगा। वो खातून है वहां जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, सनाउल्लाह उनका नाम है, और उन्होंने दावा किया कि मैं खुदा की रसूल हूँ, नबी हूँ, नौजुबिल्लाह, और मेरा जो लड़का है वो मेहदी, इमाम मेहदी। मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पे बीमार, वरना एक मुसलमान जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसको पता हो खत्म नबूवत फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक बिलीफ कि हमारे पैगंबर के बाद कोई पैगंबर दुनिया में नहीं है। इफ यू डोंट बिलीव इन दैट, यू कैन नॉट बी कॉल्ड मुस्लिम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो ज़हनी तौर पे बीमार है, उसका सबसे पहले इलाज कराना चाहिए। इलाज के बाद देखना चाहिए कि इधर ये स्टेट ऑफ माइंड में ठीक थी जब इसने ये दावा किया, या शी वाज डिप्रेस्ड। अगर वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में थी तो फिर उसको सजा देनी चाहिए, वरना उससे पहले उसका इलाज करना चाहिए। क्योंकि ऐसा दावा एक बाशऊर आदमी इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता। ये तो देखे ना, जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप मुसलमान तो रहते ही नहीं ना, आप दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो जब वो किस तरह कह सकती है कि जी मैं खुदा की पैगंबर हूं और मेरा लड़का इमाम मेहदी है, उसको पता है शी इज by even then thinking about these kind of things will take you away from Islam। तो एक तो उसके बारे में मैं चाहूंगा, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे इलाज कराए पहले। हमारे दुख की बात यह है, इस तरह का जब भी हादसा होता है तो हर बंदे जज बन जाता है, हर आदमी ही पुलिसमैन बन के कानून को अपने हाथों में लेके तो पत्थरों से मार दिया जाता है, वो ज्यादा। एक मरीज है, उसका इलाज कराए, उसका इलाज करो। इस तरह के कई मरीज हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं, कई मरीज। देखिए इस वक्त आपके ये पीरों वाला काम जो है, जो चल रहा है सारा, इसके बारे में भी देखें ना कि फलां दिन को निकाह किया जाए तो मैं वजीर आजम बन जाऊं। इस सोच के बारे में क्या ख्याल है? और आपने समुंदर क्रॉस नहीं करना फलां दिन से फलां दिन, आपने जनाजे में नहीं जाना,
आपने नाम और तस्वीरें देखकर एम से शुरू हो तो उसको प्रमोट करना है। आपने इस रंग के कपड़े नहीं पहनने। इन चीजों के बारे में आप, इस्लाम में इस तरह की चीजों की इजाजत है? इस्लाम के अंदर जिन काबू करके उनसे काम कराना, मैं कहता हूं आईएमएफ का काम क्यों नहीं कराते आप जिनों से? जब आपको ये पता था फलां दिन यहां से, मैं छोटी सी गुजारिश, जब ये आपका बिलीव है कि फलां दिन निकाह करेंगे तो मैं वजीर आजम बन जाऊं, तो फिर ये क्यों नहीं करते कि दिन ढूंढे जिस दिन आईएमएफ की मीटिंग चल रही हो तो उनसे उनके आंखें नजरबंदी कर रही होगी, उनसे 50-100 बिलियन डॉलर ले रहे हैं, उनसे जेल को भेजे ना किसी की। लेकिन 21वीं सदी में 22 करोड़ लोगों को इस तरीके से ये चल रहा है। मैं पहले एक पीर साहब से बेजार था कि वो कहते हैं जी पानी की बोतलें हाथ में रख लें तो फूके मारते हैं, माइक में तो फूक हो जाती है, कैंसर खत्म हो जाता है, कैंसर खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा है। तो फिर ये क्या, ये पाकिस्तान इसलिए बनाया था आपने, इसके साथ ये करना है हमने, एन के साथ नाम शुरू हो, जुनूब से आए उसको चीफ मिनिस्टर बना देना। खुदा दा इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं, शिर्क है ये। खुदा के और खुदा की उसकी कुव्वतों, उसकी ताकतों में किसी चीज को शरीक करना, ये शिर्क है ये। लेकिन चले, फिर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, मैं खुद मजहबी स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन ये इस्लाम में मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों की गुंजाइश नहीं है कि इस दिन निकाह किया तो आपने जी प्राइम मिनिस्टर बन जाना। फिर और दूसरे अवामल भी तो करें ना, फिर पाकिस्तान बचाने के लिए भी कुटूना करें ना यार। पाकिस्तान क्यों पस्तियों में नीचे से नीचे जा रहा है? इंडिया आपसे 100 साल आगे चला गया, टूना आप भी करें तो उनके टूने का जादू काम कर रहा है ना भाई। बांग्लादेश का जादू काम कर रहा है, आपका जादू काम नहीं कर रहा। फिर ये भी तो आपको सोचना चाहिए ना, पीरों का तो पुलवामा हमले पे, पुलवामा पे क्या कहना चाहेंगे? पुलवामा हमले के हवाले से बड़ा अहम एक स्टेटमेंट सामने आया है। हाँ, उसके बारे में ना देखिए दो चीजें, मैं उस पे एक जी। बात पुलवामा के बारे में ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान ने दोबारा उस चीज को उठा लिया। मलिक साहब ने जो सत्यपाल मलिक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, सबसे पहले तो मैंने उस पर रिसर्च की, बल्कि मुझे अफसोस हुआ है इस बात का कि आपने एक एक्स गवर्नर की स्टेटमेंट को लेकर उस पर शादियाने आपने फिर दोबारा उसके ऊपर उसको यूज करने की कोशिश की, आपने उस पर गलत की। आप तो ये पहले देखें सत्यपाल मलिक कौन है आज, उनको बीजेपी ने निकाला है तो तब वो इस तरह की स्टेटमेंटें दे रहे। फिर खुद वो यूपी से हैं, बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करें तो आपको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि सत्यपाल मलिक साहब की भारत के अंदर ही कोई सया इतनी ज्यादा नहीं है, और वो कहते हैं जिस तरह सावर टेस्ट है उनका बीजेपी की तरफ से, और यही मैं उसको कहूंगा। लेकिन ये भारत का इंटरनल प्रॉब्लम है। अगर आप कोई सही कंस्ट्रक्टिव बात नहीं ला सकते तो इस तरह की चीजों को, मेरे ख्याल में एक तो दूसरा इस वक्त आपका सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आपको G20 में बुलाया तो आप नहीं जाते, G7 की मीटिंग्स में बुलाया तो आप जाते नहीं, हालांकि आपको जाना चाहिए। भारत के साथ ट्रेड और अच्छे रिलेशनशिप इज अ मैटर ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन आप नहीं करते। इस पर क्या कहा जा सकता है? सत्यपाल मलिक साहब जो है, उनकी स्टेटमेंट इस वक्त जो है वो काफी पिछले दिनों में काफी कंट्रोवर्सल थी, लोग उसको दोबारा उसको पुलवामा के साथ जोड़ रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा भी बता दूं स्टेटमेंट थी क्या, वो कोई इस तरह नहीं कह रहे थे कि ये कोई इंटरनल चीजें थी, सिर्फ इसमें बात ये थी कि उनकी रिक्वेस्ट, वो कहते हैं मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो ट्रूप्स जा रहे थे कश्मीर, इनको जहाज प्रोवाइड किया जाए बजाय बसों में जाए। तो ये उनका इंटरनल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था, उनका अपना डिफेंस, अपनी चीजें थी। लेकिन ये कि हमारे डान में भी ये खबरें आई हैं और दूसरी भी खबरें आई हैं, जी देखें वहां अंदर से आवाजें निकल रही हैं, तो इस पे खामखा मेरे ख्याल में पॉलिटिकल माइलेज या अपनी फॉरेन पॉलिसी का कोई करने की कोशिश किया, लेकिन वो उसने हवा पकड़ी नहीं। साजिद साहब, इंडिया ने मर्सिडीज बनाई है टोटली मेड इन इंडिया, जो कि एक चार्ज पर 850 किलोमीटर कर रही है। इंडिया तरक्की कहाँ पर कर रहा है और पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है? मैं चाहूंगी छोटा सा इसके ऊपर आप अपना रिव्यू दीजिएगा। मर्सिडीज की जो आपने बात की है, टिम कुक जो इस वक्त आपके एप्पल का जो सीईओ है, ही इज गोइंग टू इंडिया एज वेल, क्योंकि वो अपनी फैक्ट्री का इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो अपना 50% प्रोडक्शन आईफोन की भारत में ले जाना चाहते हैं। और मैं ये एक यहाँ पे जरूर बताऊंगा बात कि मर्सिडीज बनाना हो, एप्पल फोन बनाना हो, ये वहां बनते हैं जहां कानून की सुप्रीमेसी, जहां शांति है।
आपके 262 हमले हैं टेररिज्म के एक साल में पिछले, ऑलमोस्ट 1 अटैक पर डे, उस पर तवज्जो देनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, बल्कि आज हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा थे और बीच में ज़ाहिर है टॉपिक से टॉपिक निकल रहा था। तो मैं चाह रही थी कि इस हफ्ते के जो करंट इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिटेल में बात हो सके। और हमारा अगला प्रोग्राम यकीनन ईद के बाद होगा और एडवांस में ईद मुबारक कहना चाहेंगे। तो आप सब लोगों को रमज़ान मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान में कि ईद को दुबाला इस तरह करें कि अपने आसपास देखें जो जो गरीब गुरबा है, मांगने वाले नहीं, जो काम करने वाले गरीब गुरबा है, उनके साथ भी खुशियां अपनी शेयर करें। और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और खुशियां दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद सबको इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।